इंडिया चाहता है में आपका स्वागत है। कल तक कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ सड़कों पर उतरती थी। आज नेहरू गांधी परिवार भ्रष्टाचार के सवाल पर सड़कों पर उतरा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों ने भ्रष्टाचार को लेकर धरना दिया, सरकार का विरोध किया। तो आज इंडिया चाहता है में आपको मैं दिखाऊंगा कि ईडी से लड़ाई में क्या महंगाई कांग्रेस के लिए ब्रह्मास्त्र बन गई है। आप यह भी देखेंगे कि पिछले 8 सालों में कई बार ऐसे मौके आए जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा उठाया, लेकिन वो जीत नहीं पाए। आखिर क्यों? वहीं मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि अर्पिता ने क्यों अपने सारे एलआईसी पॉलिसी में वारिस के रूप में पार्थ चैटर्जी का नाम लिख रखा है। राजनीति का खेल ऐसा ही होता है, इसमें दिखता कुछ है, होता कुछ और है। आज कांग्रेस ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर जो हल्ला बोल किया, उस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सिर्फ महंगाई बेरोजगारी का ही मामला है? तो हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है। क्या ईडी के चक्कर में पड़कर कांग्रेस को महंगाई याद आ रही है? आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिए। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में आपको दिखाऊंगा। तो यह एक बहुत ही अहम सवाल, और आज कांग्रेस महंगाई और जीएसटी के खिलाफ पैदल मार्च कर रही थी। सवाल यह कि यह जो मार्च है, इसके पीछे मकसद क्या वाकई महंगाई की को लेकर गंभीर है कांग्रेस? महंगाई और बेरोजगारी की लड़ाई में नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर ईडी के छापे की टीस बार बार दिखी। तो सवाल है कि क्या कांग्रेस का महंगाई वाला प्रोटेस्ट सिर्फ बहाना है? असली मुद्दा ईडी से नेहरू गांधी परिवार को बचाना है। इसे समझने के लिए आप देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सुनवाई करने वाला कोई नहीं। महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा और मेरे ऊपर और आक्रमण होगा। कितनी पुलिस लगा ले, लेकिन हम लोग जो मुद्दे हैं महंगाई के, बेरोजगारी के, उस पर अपनी बात रख के मानेंगे। राष्ट्रपति भवन को घेरने निकले राहुल गांधी। राष्ट्रपति भवन जाना चाह रहे थे। सारे के सारे एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा के, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। प्रधानमंत्री आवास के घेराव के मिशन पर प्रियंका गांधी। इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं। गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं। संसद में प्रदर्शन करती सोनिया गांधी। सड़क पर पूरा गांधी परिवार। मोदी सरकार पर महंगाई बेरोजगारी वाला वार। साथ में कांग्रेस के झंडा बरदार। यह जनता की लड़ाई है या ईडी डरा रही है सरकार? बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस को महंगाई और जनता की याद इसलिए आ रही है क्योंकि ईडी के एक्शन से मुसीबत में है गांधी परिवार। विपक्ष का सड़क पर आना, जनता के मुद्दे उठाना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, लेकिन कांग्रेस के इस प्रदर्शन की टाइमिंग सवालों में है। ये प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहा है जब नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का एक्शन तेज है। पहले राहुल गांधी से कई घंटों की पूछताछ हुई, फिर सोनिया गांधी को सवालों का सामना करना पड़ा। यंग इंडियन के दफ्तर को ईडी ने सील कर दिया। 3 शहरों में नेशनल हेराल्ड के दफ्तरों पर छापा पड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे से 7 घंटे तक ईडी ने सवाल पूछे। अब जरा कांग्रेस नेताओं के बयानों को भी सुनिए। प्रदर्शन महंगाई को लेकर हो रहा है, लेकिन दर्द ईडी वाली चोट का उभर कर आ रहा है। पहले राहुल को सुनिए। जब हमारी सरकार होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल रहता था। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करते थे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का पूरा एक पार्टी के साथ है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ है। अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे, उस पर ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, धमकाया जाता है। अशोक गहलोत को सुनिए।
राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग गए थे वहाँ सीबीआई के दफ्तर के बाहर रात को 2 बजे 2:30 बजे। आज तक सुना था कि सीबीआई छापे डालती है पुलिस पर, पहली बार पुलिस छापा डाल रही थी सीबीआई पर। तो देश में जो कुछ हो रहा है वो खतरनाक खेल हो रहा है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। अब समय आ गया है कि जनता को भी आगे आना पड़ेगा। आंदोलन कांग्रेस कर रही, विपक्षी पार्टियां कर रही है, जहां जिनको शूट करे वो साथ दे। ईडी पर प्रमोद तिवारी का दर्द भी बाहर आ रहा है। सोनिया गांधी जी अस्वस्थता के बावजूद 75 साल की आयु में गई। 3 दिन आपने उनको ग्रिल किया, 5 दिन राहुल गांधी को, खरगे साहब गए। तो ये इरादतन है, इसके पीछे बदनीयती है कि सदन की बैठक न चल सके। बोल कांग्रेसी हल्ला बोल कांग्रेसी हल्ला बोल भारतवासी हल्ला। तो क्या महंगाई वाला ब्रह्मास्त्र चलाकर कांग्रेस की कोशिश ईडी की जांच को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की है? प्रियंका सड़क पर सिलेंडर लेकर कब उतरी, आपको याद आया? कांग्रेस के सारे सांसद इस तरह पुलिस से लड़ते झगड़ते कब दिखे आपको? राहुल गांधी का ये अंदाज पहले कब दिखा आपको? कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की ऐसी तस्वीरें तब सामने आई थी जब राहुल और सोनिया से ईडी ने पूछताछ की थी। ईडी की तेज होती जांच और गांधी परिवार पर कसते उसके शिकंजे को देखकर क्या कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है? क्या इसीलिए उसे इतने दिनों बाद महंगाई की याद आ गई? धारा 144 तोड़कर राहुल प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेसी सड़क पर उतरे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। न राहुल राष्ट्रपति भवन पहुंचे और न प्रियंका पीएम आवास। दोनों पहुंच गए थाने और जुबां पर सरकार के लिए जुल्म वाले ताने। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। नहीं, हम तो यहाँ खड़े हैं, अब क्या करें, पुलिस वाले रोक रहे हैं, हम खड़े हैं। हाँ, वो यहाँ पे हम सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए, 2-3 को मारा भी है। मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है, उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। 2-4 लोग रईस हो गए हैं, उनके महल बने हुए हैं, लेकिन जो आम जनता वो तरस रही है, तड़प रही है। दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस के इस प्रदर्शन को ड्रामा बता रही है। जो राहुल गांधी आज इस सड़क पे काले कपड़े पहन के ड्रामा कर रहे हैं, जब महंगाई पे 7 घंटे चर्चा हो रही थी तो उस पर महंगाई को उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। यहाँ तक कि जो सवाल विपक्ष ने उठाए थे, निर्मला सीतारमण जब जवाब दे रही थी तो उस जवाब को भी नहीं सुना। बेटे को जो 1 लाख रुपये की कंपनी, मतलब 1 लाख रुपए में 5,000 करोड़ की कंपनी दे दी थी, वो उसको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए बेटे के लिए आक्रामक, तो उसको महंगाई से कोई। महंगाई बेरोजगारी देश की बड़ी समस्या है। इसे लेकर कांग्रेस ने कई दिनों तक संसद नहीं चलने दी, अब सड़क पर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि महंगाई पर कांग्रेस का ये आक्रामक रूप जनता के दर्द के चलते है या फिर गांधी परिवार के दर्द के। दिल्ली से रविकांत, अजातिका सिंह, बिलाल अहमद के साथ अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। बोल भारतवासी हल्ला बोल भारतवासी हल्ला बोल, इनकलाब जिंदाबाद। सवाल महंगाई का है। कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को अपना राज क्यों नहीं दिखता। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार रही, 2014 से मोदी सरकार लगातार चल रही है। मनमोहन सिंह के 10 साल और नरेंद्र मोदी के 8 साल में आपकी जरूरत की चीजों पर महंगाई कितनी बढ़ी, आइए एक नजर इस पर डाल लीजिए। मनमोहन राज में रसोई गैस की कीमत 284% बढ़ी, जबकि मोदी राज में 13% बढ़ी है। मनमोहन राज में पेट्रोल की कीमत 112% बढ़ी, मोदी राज में 35% बढ़ी है। मनमोहन राज में डीजल की कीमत 161% बढ़ी तो मोदी राज में 58%। मनमोहन राज में चावल खाने के लिए आपको 121% ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी, जबकि मोदी राज में 33%। मनमोहन राज में आटे का भाव 102% बढ़ा, जबकि मोदी राज में 52%। मनमोहन राज में दूध की कीमत 116% बढ़ी, जबकि मोदी राज की बात की जाए तो 46%।
मनमोहन राज में अरहर दाल की बात करें तो 117% इसके दाम बढ़े, जबकि मनमोहन राज में 52%। मनमोहन राज में सरसों तेल 84% महंगा हुआ, मोदी राज में 80%। मनमोहन राज में आलू खाना 211% महंगा हुआ, मोदी राज की बात करें तो 32%। मनमोहन राज में प्याज की कीमत 177% बढ़ी है, जबकि मोदी राज में 39%। एक बार इंदिरा गांधी ने कहा था कि भ्रष्टाचार कोई भारत में है ही नहीं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा है। वैसे ही महंगाई का मामला भी ऐसा है कि विपक्ष महंगाई का सवाल उठाती है, लेकिन अपने समय की महंगाई को भूल जाता है। 10 साल पहले जब महंगाई सताने लगी थी तो कांग्रेस के कुछ नेता यह बताने में जुटे थे कि 10 से 12 रुपए में कैसे पेट भर खाना खा सकते हैं। आज राहुल गांधी यह बताने में जुटे थे कि पीएम मोदी हिटलर के रास्ते पर चल रहे हैं। कांग्रेस ने आज ब्लैक प्रोटेस्ट किया, जिस पर बीजेपी ने कहा कि यह तो राम मंदिर का अपमान है। तो आखिर 2 साल पहले आज ही के दिन अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। अब देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राहुल ब्लैक, प्रियंका ब्लैक, सोनिया ब्लैक, मल्लिकार्जुन खड़गे तो सिर से पांव तक ब्लैक। कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता ब्लैक। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के आज के हल्ला बोल का ड्रेस कोड ब्लैक। विरोध में काले कपड़े पहन के आए, क्योंकि पुरानी परंपरा है कि विरोध के लिए काला झंडा दिखाया जाता, काली बैंडेज बांधी जाती, काले कपड़े पहने जाते। तो विरोध प्रदर्शन महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कर रहे हैं। मैं काले कपड़े इसलिए पहन के आया, एक ज्योतिषी ने बताया कि अगर काले कपड़े आज शुक्रवार को पहन लो तो शनिवार तक बुद्धि आ जाएगी मोदी सरकार को, और वो महंगाई कम करने को, बेरोजगारी कम करने की दिशा में काम करेगी। दिल्ली में सुबह आसमान से मूसलाधार बारिश बरस रही थी और सड़कों पर काले कपड़ों में कांग्रेसी। कांग्रेस की इस ब्लैक पॉलिटिक्स के पीछे की वजह भी सुन लीजिए। काले कपड़े एक सैंपल होता है अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने का, इसलिए आज हम लोग प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं। हमने काले कपड़े इसलिए पहने हैं कि हम बताना चाहते हैं कि चारों तरफ अंधेरा है और अंधेरे से लड़ने के लिए हम। कांग्रेस ने ब्लैक वाला नहला फेंका तो गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर और अनुच्छेद 370 वाला दहला चल दिया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास आज उसी का पवित्र दिन। हर रोज जो प्रदर्शन करते थे आप सभी ने भी देखे हैं, आप सभी ने भी उनके कपड़े देखे। आज सभी लोग, बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक, सारे कांग्रेसी काले कपड़े पहनकर आए थे। प्रचंड रूप से उन्होंने एक संदेश भेजने का प्रयास किया है कि राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ वो, और अब जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, दोनों के साथ हमारा विरोध है। 5 अगस्त की तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ दिवस के दिन, अयोध्या दिवस के दिन, माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मान दिवस के दिन राम भक्तों को अपमानित करने वाला कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। काश कांग्रेस ने उस समय काला कपड़ा पहना होता जब उसके राज में जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही थी और उसके नेता जनता के जख्मों पर नमक डाल रहे थे। कोई 12 रुपए की थाली बता रहा था तो कोई 5 रुपए की। बंबई में मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूं। नहीं सा वड़ा पाव नहीं, चावल इतना, दाल सांबर और उसके साथ में सब्जी के थोड़े थोड़े छौंके भी मिल जाते। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है, मुंबई का मुझे पता नहीं। कैसे खा सकते हैं सर 5 रुपए में? खाते हैं दोनों वक्त का नहीं, दोनों वक्त का नहीं, एक वक्त का खाना 5 रुपए दिल्ली में मिलता है। आप खाएंगे वो वाला खाना? जुमा मस्जिद में मिलता है। कांग्रेस कहती है कि मोदी सरकार में अंधेरा घना है, लेकिन कांग्रेस का ये ब्लैक सिर्फ महंगाई से नहीं, भ्रष्टाचार से भी जुड़ता है, जिसके दाग उसके दामन को काला कर रहे हैं।
महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना। महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा जनता का है। बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है, लेकिन क्या कांग्रेस के इस प्रदर्शन से वो खुद को जोड़कर देख पा रही है? क्या कांग्रेस लोगों में अपने लिए भरोसा पैदा कर पा रही है? कांग्रेस सरकार रहने से महंगाई कम रहता है। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों को दोनों चोर हैं। महंगाई ये कांग्रेस की देन है जो 70 साल से कुछ किया नहीं उसका। एक बार जीत गए हैं, उसके बाद जो चाहिए वो पैसा लेते जा रहे हैं पब्लिक से, जीएसटी पे जीएसटी मारे चले जा रहे हैं। जो पहले ही खानदानी सोने के चम्मच और चांदी के चम्मच में खाता हो, उसको महंगाई का क्या नाम लेना तो अच्छा भी लगता मुंह से। तो विरोध करना है तो उससे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा और महंगाई दर कम होगी। लोकतंत्र में भरोसा जनता की आवाज बनकर ही हासिल किया जा सकता है। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की हार ये साबित करती है कि पार्टी वो भरोसा खो चुकी है, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि इसकी वजह कुछ और है। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। अगर तानाशाही इस देश ने देखी है तो कांग्रेस के राज में देखी है। इमरजेंसी के समय जब जजेस सुपरसीड हुए, जब नेताओं को मीसा में बंद किया गया, जब लोकनायक जयप्रकाश जैसे महान नेता किडनी खराब थी उनको भी जेल में बंद किया गया, संपादक गिरफ्तार हुए, कमिटेड जुडिशरी की बात की गई। तो राहुल गांधी कृपया करके ये सब ज्ञान न दें। कांग्रेस ब्लैक डे मना रही है। राहुल गांधी हिटलर को याद कर रहे हैं। हिटलर से याद आया कि ये वही हिटलर है जो लोकतंत्र पर काला धब्बा था। वो हिटलर जिसने इंसानियत के ऊपर अपने काले मंसूबों को तरजीह दी, जिसकी महत्वाकांक्षा ने दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया। राहुल को लगता है कि अब हिंदुस्तान भी हिटलर राज के जर्मनी वाले काले दिनों की तरफ बढ़ रहा है। लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। कांग्रेस की एक फितरत है, एक मुद्दे पर घिरती है तो दूसरा मुद्दा दांव उछाल देती है। 1975 में जब जेपी आंदोलन तेज हुआ, इंदिरा गांधी की रायबरेली से जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध बता दिया तो इंदिरा सरकार ने इमरजेंसी लगा दी। लेकिन अगला चुनाव कांग्रेस हार गई। 1985 में जब शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर कांग्रेस फंस गई, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा तो हिंदुओं को रिझाने के लिए राजीव गांधी सरकार ने अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवादित स्थल का ताला खुलवा दिया। इतना ही नहीं, 1989 में राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास की इजाजत भी दे दी। लेकिन अगला चुनाव कांग्रेस हार गई। 2011 में जब अन्ना आंदोलन ने मनमोहन सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी, अन्ना के बाद योग गुरु रामदेव भी समर्थकों के साथ आंदोलन पर बैठ गए। उस आंदोलन को खत्म करने के लिए आधी रात को पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठी बरसाए। लेकिन अगला चुनाव हार गई कांग्रेस। बीते 8 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। तो आप देखिए कि बीते 8 सालों में राहुल गांधी ने कई बार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ गंभीर आरोप लगाए, कुछ संगीन सवाल उछाले, लेकिन हर सवाल खुद कांग्रेस के लिए मुसीबत बनता गया। इसे समझने के लिए आप देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है। दोपहर 12:27 का वक्त है। राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बार बार तानाशाह कहा, लेकिन जनता है कि मानती नहीं। अगर आप राहुल गांधी से पूछिए तो उनके हिसाब से देश में आज जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की जड़ में है पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो या ईडी। अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे
उस पर ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। पीएम मोदी से सियासी खेल, ईडी वाला दांव फेल। ईडी से याद आया कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में जांच चल रही है। ईडी के छापे पड़ रहे हैं। ईडी पूछताछ पर पूछताछ कर रही है। ईडी वाली जांच को राहुल गांधी ने बदले की भावना बता दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही बता दिया कि ईडी जांच करे, ईडी किसी की गिरफ्तारी करे, ईडी किसी की संपत्ति अटैच करे, ये उसका अधिकार है। पीएम मोदी से जंग में ताजाबाजी राहुल हार गए। आपकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी बार बार हारती है। कांग्रेस पार्टी को अगर जनता वोट नहीं देती है तो कृपया करके लोकतंत्र पर क्यों आप ठीकरा फोड़ते हैं राहुल गांधी? पीएम मोदी से सियासी खेल, कोरोना वाला दांव फेल। कोरोना एक वैश्विक महामारी बनकर उभरा। पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर ने हजारों परिवारों के चिराग बुझा दिए। राहुल गांधी ने इसके लिए पीएम मोदी पर निशाना साधा। यह हंगामा तब और बढ़ गया जब गंगा में अनजानी लाशें तैरने लगी। कोरोना को पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने एक दहकता हुआ मुद्दा बनाना चाहा। प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। लेकिन विपक्ष के आरोपों में फंसने की जगह पीएम मोदी कोरोना से जंग में लगे रहे, तभी तो हर हिंदुस्तानी को कोरोना की वैक्सीन लग गई। साथ मोदी सरकार ने पूरे कोरोना काल में 80 करोड़ भूखे पेटों तक खाना पहुंचाया। इसका नतीजा ये हुआ कि इसी मार्च में 5 राज्यों में चुनाव में जनता ने पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया। एवं अस्तु। समुद्र तटीय राज्य और एक मां गंगा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त एक राज्य और पूर्वोत्तर सीमा पर एक राज्य, भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला है। पीएम मोदी से सियासी खेल, एयर स्ट्राइक पर सवाल वाला दांव फेल। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत पाकिस्तानी आतंकी वजह से हुई। पीएम मोदी ने इसे अपने दिल पर ले लिया। नतीजा यह हुआ कि 12 दिन में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हो गई, लेकिन राहुल गांधी को उस पर यकीन नहीं हुआ। पुलवामा हमला हुआ तो भारत के वीरों ने जो काम किया, ऐसा काम दशकों तक कभी नहीं हुआ। हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है। पुलवामा में लोग शहीद हुए और देश के प्रधानमंत्री 3.5 घंटे उसके बाद मेकअप लगा के, बाल बना के वहां पे पोजिंग कर रहे थे ऐसे यूं। राहुल गांधी ने सवाल पीएम मोदी पर उठाया, लेकिन जवाब देश की जनता की तरफ से आया। एयर स्ट्राइक के बाद ही लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। पीएम मोदी से सियासी खेल, राफेल घोटाले वाला दांव फेल। 2019 का चुनाव देश के लिए निर्णायक था। कांग्रेस न्याय वाली योजना लेकर आई थी, लेकिन जनता ने भरोसा पीएम मोदी पर किया। उसी चुनाव में फ्रांस के साथ राफेल रक्षा सौदे में घोटाले का सवाल राहुल गांधी ने जोर शोर से उठाया, लेकिन जनता ने यकीन राहुल गांधी पर नहीं, पीएम मोदी पर किया। मोदी ने भी राहुल के आरोपी नहले को अपने दहले से दहला दिया। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में हैं। जमाने बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। ये मुलाकात 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई। ममता ने प्रधानमंत्री मोदी से तमाम सरकारी योजनाओं के लिए फंड रिलीज करने का आग्रह किया। ममता दिल्ली में हैं और कभी ममता के बाद कैबिनेट में नंबर 2 माने जाने वाले पार्थ चैटर्जी जेल में।
आज पार्थ चटर्जी और उनकी दोस्त अर्पिता मुखर्जी की बंकशल कोर्ट में पेशी हुई, जहां से अदालत ने दोनों आरोपियों को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया। अर्पिता मुखर्जी को अलीपुर महिला जेल में भेजा गया, जबकि पार्थ चटर्जी को प्रेसिडेंसी जेल में भेजा गया। और अब आपको वो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसमें पार्थ और अर्पिता के भ्रष्टाचार की नई कहानी है। अर्पिता के फ्लैट से LIC के पेपर मिले हैं, जिनमें उसने अपना वारिस पार्थ चटर्जी को बनाया है। अब देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जानू वानू जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है सामे मोर सामे, सामी सामी जो कहती हूँ मर्द मेरा तू लगता है सामे मोर सामे। बंगाल के भ्रष्टाचार का जो अध्याय पार्थ और अर्पिता मुखर्जी ने काली कमाई की स्याही के साथ मिलकर लिखा, उसमें एक और बेशकीमती पूंजी जुड़ी है। वो चीज नोटों की गड्डियां नहीं है, वो सोने के महंगे गहने नहीं हैं, आलीशान फ्लैट्स भी नहीं हैं, और ना ही वो महंगी महंगी गाड़ियां हैं। वो चीज है LIC यानी जीवन बीमा निगम। बीते 14 दिनों की तफ्तीश के बाद अर्पिता के घर से ED के हाथ निवेश के जो मोटे मोटे कागजात मिले हैं, उनमें से कुछ LIC के हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, LIC तो देश के ज्यादातर लोग कराते हैं, तो यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि अर्पिता मुखर्जी ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि LIC की 31 पॉलिसी ले रखी थी। और उससे भी बड़ी बात यह कि सारी की सारी पॉलिसी में नॉमिनी है पार्थ चटर्जी। जिस घर में वो रहते थे, इतना सिंपल सा लाइफस्टाइल वो सामने दिखाते थे, मगर अभी समझ में आता है कि वो ग्रैंडर पसंद करते थे। नहीं तो फिर इतने सारे इन्वेस्टमेंट, और आप ये देखिए कि ये इन्वेस्टमेंट 1-2 साल में नहीं हुआ है। 2012 का हम लोगों के पास डीड मिला है, तो कितने साल से ये चल रहा है, और शायद और भी चलता अगर ये राज का खुलासा नहीं होता। प्यार हमें प्यार तुम कितना करते हो, अर्पिता अब तक कहती आ रही थी कि उसके घर से मिले पैसों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों की पॉलिसी के लिए पैसे कहां से आए, इसका जवाब देना अर्पिता के लिए मुश्किल हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ED को पता चला है कि अर्पिता और पार्थ के भ्रष्टाचार की जो बेल पूरी बंगाल में फैली है, उसकी जड़ें 2012 में हैं। पार्थ और अर्पिता ने 1 नवंबर 2012 में APA यूटिलिटी सर्विस नाम की एक कंपनी खोली थी। मुमकिन है कि APA में A का मतलब अर्पिता है और PA का मतलब पार्थ है। इस कंपनी में दोनों 50-50% के हिस्सेदार थे। 2012 से अब तक इस कंपनी के नाम पर बहुत सारी लेन देन की गई है। ये तो सब लोग का मालूम है। पार्थ चटर्जी का जो सिंडिकेट रैकेट, ये ममता जी का इंस्ट्रक्शन में चल रही थी। स्वाभाविक रूप में ये इतना रुपया 75,000 रिक्रूटमेंट का 100 करोड़ रुपया, ये रुपया पार्थ चटर्जी ममता जी का डायरेक्शन में कलेक्शन किया। अर्पिता मुखर्जी ने ED के अधिकारियों को अपने 2 और बैंक खातों के बारे में बताया है। जांच टीम इन दोनों अकाउंट्स का बही खाता खंगाल रही है। पता लगा रही है कि कहीं इन खातों में भी तो पार्थ चटर्जी ने अपने भ्रष्टाचार का पैसा नहीं घुमाया। और यही सवाल जब मीडिया ने अर्पिता से पूछा, तो वो ED के नाम पर सवालों को टाल गईं। ED ने अर्पिता और पार्थ के नाम एक और फ्लैट को दक्षिणी कोलकाता में ढूंढ निकाला है। कोलकाता के पांडित्या रोड पर मौजूद इसी अपार्टमेंट का एक फ्लैट दोनों के नाम है, जिसके अंदर दाखिल होने में ED को घंटों का वक्त लग गया, क्योंकि फ्लैट में लगा दरवाजा खास तौर पर चीन से मंगाया गया था।
ये दरवाजा स्टील की कई परतों से बना था और इसमें सुरक्षा के लिहाज से कई आधुनिक लॉक लगाए गए थे। ईडी की टीम जब इसे नहीं खोल सकी तो पास से ही चाबी बनाने वाले को बुलाया गया, फिर जाकर दरवाजा खुला। একটা স্টিলের দরজা আর তারপরে একটা লাল দরজা, দুটো দরজা। মানে সাধারণ যেমন দরজা হয় সেরকম নাকি নাকি না, এটা উন্নত দরজা আছে, এ ভাঙতে পারবে না সহজে। মানে কি বলে দরজাগুলো? এর স্টিলের পাল্লা বলে। হ্যাঁ, চায়না থেকে এসেছিল দরজা। চায়না থেকে হ্যাঁ, কি করে বুঝলেন? আমরা কাজ করেছি তো, চায়না থেকে এসে এখানে রাখা হয়েছিল, তারপরে প্রমোটার আমাদের দিয়ে ফিট করেছি। हालांकि अपार्टमेंट के अंदर से ईडी को क्या कुछ मिला इसका ब्यौरा अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन ईडी को शक है कि अब भी कई ऐसे राज हैं जो पार्थ और अर्पिता ने नहीं उगले हैं। इसीलिए दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ के कई दौर हुए हैं। पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के करीबी मंत्रियों में शामिल थे। राजनीति में उनके कदम कोई नहीं उखाड़ सका, लेकिन अपने इसी रुतबे का इस्तेमाल कर उन्होंने बंगाल के लोगों को ही चूना लगाने का काम किया। जनसेवा का चोला पहनकर वो काली कमाई से अपने कमरे भरते गए और इसमें अर्पिता मुखर्जी ने भी उनका पूरा साथ दिया। एकदम डिफरेंट मोबाइल नंबर से उन लोगों का बात होता था, घंटों बात होता था, तो इससे साफ जाहिर है कि बहुत खास रिश्ता था दोनों के बीच और शायद दोनों का राजदार है। इसलिए इन दोनों के चैट्स जितना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी खुल पाएगा उतना ही हम लोगों को सच्चाई सामने आएगा। लेकिन जैसे पाप का घड़ा एक दिन भर जाता है, वैसे ही भ्रष्टाचार का घड़ा भी किसी न किसी दिन भरना ही था। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने एक हफ्ते के इंतजार के बाद पार्थ को पार्टी और सरकार दोनों से बेदखल कर दिया। लेकिन पार्थ और अर्पिता की वजह से बंगाल बदनाम हो गया। जब जब बंगाल की राजनीति का जिक्र आएगा, पार्थ के भ्रष्टाचार की भी चर्चा होगी। और बारी है आज की लीड स्टोरी पर आपकी राय जानने की। तो हमारा आज का सवाल यह था कि क्या ईडी के चक्कर में पड़कर कांग्रेस को महंगाई याद आ रही है? इस पर 60% लोग मानते हैं कि हां ऐसा ही है, जबकि 40% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। तो इंडिया चाहता है मैं फिलहाल इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।